दिल्ली, कोई इसे हिंदुस्तान का दिल कहता है, कोई राजधानी, कोई गैस चैम्बर, तो कोई राजनीति का अखाड़ा। अरविंद केजरीवाल ये संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। जितने दिल उतने दिल्ली के नाम। इतिहास की बात करें तो महाभारत काल में इसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ और 800 ईसा पूर्व पहले राजा ढिलू के नाम पर इसका नाम पड़ा दिल्ली का। फिर धीरे धीरे लाल कोट, सीरी का किला, फिरोज शाह, पुराना किला, तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद आदि को मिलाकर आज की नई दिल्ली बनी। खैर, दिल्ली को किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन ये बात सच है कि दिल्ली ही हिंदुस्तान के सुल्तानों की राजधानी रही है। तो आज किस्सा आज तक में हम आपको सुनाएंगे दिल्ली की वही राजनीतिक कहानी जो शुरू होती है सल्तनत काल से और खत्म होती है आज की दिल्ली पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं किस्सा आज तक। दिल्ली ने पिछले हजारों सालों में कई राजाओं का राज देखा। तोमर, सैयद, लोधी और फिर मुगल। हजारों सालों से दिल्ली में राजवंश बदलने का कारण रही है राजनीति। सत्ता की इस भूख में राजनीतिक जंग के चलते ही दिल्ली इतिहास में 7 बार उजड़ी और फिर से बसी। कहते हैं जब तैमूर दिल्ली आया तो उसने इतना कत्लेआम मचाया कि दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गई। इस कत्लेआम में दिल्ली में लगभग 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली के इतिहास का वो सबसे बड़ा कत्लेआम था। खैर, इतिहास को समेटते हैं और आते हैं 1857 की क्रांति पर। इसके बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर को दिल्ली से रंगून भेज दिया और फिर वो कभी दिल्ली वापस न लौट पाया। दिल्ली के लिए एक सुल्तान की क्या अहमियत थी, वो बहादुर शाह जफर के इस शेर से समझी जा सकती है। न था शहर दिल्ली, ये था चमन, कहो किस तरह का था यामन, जो खिताब था वो मिटा दिया, फकत अब तो उजड़ा दयार है। खैर, 1857 की क्रांति के बाद 1000 सालों तक देश का सबसे अहम अंग रही दिल्ली वीरान हो चुकी थी। मुगलों का अंत हो चुका था और व्यापार भी ठप हो चुका था। इसके पीछे सबसे अहम कारण था अंग्रेजी हुकूमत का बंगाल से प्यार, क्योंकि अंग्रेज अपना राज बंगाल से ही चलाते थे। लेकिन साल 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में स्थितियां इतनी तेजी से बदली कि अंग्रेजी हुकूमत को बंगाल से दिल्ली आना ही पड़ा। 1911 में ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज V के लिए दरबार सजाया गया। ये दरबार दिल्ली से बाहर बुराड़ी में लगाया गया था। इसी दरबार के दौरान 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज V ने हजारों लोगों के सामने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 15 दिसंबर 1911 को पुरानी दिल्ली के पास नई दिल्ली की नींव रखी गई। वो बात अलग है कि एडवर्ड लुटियंस ने नई दिल्ली बसाने के लिए रायसीना हिल को चुना, जिसके बाद लुटियंस ने वायसरॉय भवन और वॉर मेमोरियल यानी इंडिया गेट का नक्शा तैयार किया और उनके साथ ही हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन और सचिवालयों का डिजाइन बनाया। साल 1931 में जब नई दिल्ली बनकर तैयार हुई तो कहा जाता है कि उस वक्त शाम में यह जगह वीरान हो जाया करती थी, क्योंकि सचिवालयों में काम करने वाले कर्मचारी शाम को पुरानी दिल्ली अपने घरों को लौट जाया करते थे। जैसे जैसे हम 1947 की ओर बढ़ते गए, वैसे ही आज़ादी के आंदोलनों ने दिल्ली में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, जिसके चलते दिल्ली भारत के पटल पर फिर से अपनी वही जगह बनाती चली गई। फिर आई 15 अगस्त 1947,
जब यूनियन जैक उतरा तो भारत के लोगों ने भारत के भविष्य का सूरज दिल्ली से ही उदय होते देखा। पर यह विडंबना ही थी कि भारत के विभाजन का काला अध्याय भी इसी दिल्ली में लिखा गया था। खैर, देश आजाद हुआ और भारत सरकार ने दिल्ली से ही अपना शासन चलाना शुरू किया। वो दिल्ली ही थी जिसके आगे भारत की 565 रियासतों ने समर्पण कर दिया था। लेकिन 30 जनवरी 1948 की शाम को महात्मा गांधी पर चली गोली ने दिल्ली का सीना भी छलनी कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली हमेशा के लिए बदल गई। साल 1947 के बाद दिल्ली ने अपना राजनीतिक सफर एक पूर्ण राज्य के तौर पर ही शुरू किया था। 27 मार्च 1952 में दिल्ली में पहले विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें 4 राजनीतिक दलों और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। उस वक्त दिल्ली में 48 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिनमें से कांग्रेस ने 39 सीटें जीतकर दिल्ली में पहली सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत साल 1956 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया, जिसके बाद 1 नवंबर 1956 को दिल्ली से राज्य का दर्जा छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव बंद हो गए और दिल्ली सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गई। फिर साल 1966 में दिल्ली में पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी की नियुक्ति की गई, जो दिल्ली में प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। खैर, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी दिल्ली पूरे भारत में चर्चाओं का केंद्र बनी रही। फिर चाहे वो पाकिस्तान और चीन के साथ युद्धों का दौर रहा हो या फिर साल 1975 की इमरजेंसी। 1977 में जब मोरारजी देसाई की देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब दिल्ली की सड़कें उस सरकार के स्वागत में भरी पड़ी थी। लेकिन साल 1984 में जब इंदिरा गांधी की उन्हीं के गार्ड्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब इस दिल्ली ने आजादी के बाद दिल्ली में सबसे बड़ा कत्लेआम भी देखा। फिर साल 1991 में दिल्ली की राजनीति में एक नया जोश उमड़ा, जब केंद्र सरकार ने संविधान में 69th अमेंडमेंट की। इस अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को यूटी से बदलकर एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित कर दिया गया। इस अमेंडमेंट के तहत कुछ चीजें अहम थी, जैसे दिल्ली में 70 असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, दिल्ली का मुखिया जनता द्वारा चुना गया एक मुख्यमंत्री ही होगा, लेकिन दिल्ली का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन ही रहेगा। जनता द्वारा चुनी गई सरकार स्टेट लिस्ट के तहत दिल्ली में कानून बना सकेगी, लेकिन पीपल, लैंड और पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत ही रहेंगे। इस अमेंडमेंट के तहत एलजी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की सलाह पर काम करेगा, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि उसे इनकी सलाह मानना अनिवार्य होगा। यानी दिल्ली को राज्य का दर्जा तो मिला, लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बन सकी। इसके बाद से ही हर पार्टी चुनावों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात करती रही है। खैर, 1993 में दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव शुरू हुए, जिसमें भाजपा ने 70 में से 49 सीटें जीतकर सरकार बनाई और उस सरकार के मुखिया बने मदन लाल खुराना। लेकिन इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में ही भाजपा ने मदन लाल खुराना के बाद 2 और मुख्यमंत्री मैदान में उतारे। 1996 में साहिब सिंह वर्मा को मदन लाल खुराना की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर साल 1998 में चुनावों से ऐन पहले 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से दिल्ली में भाजपा से लोगों का मोह भंग हो गया। साल 1998 में दिल्ली की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई और मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित, जिन्होंने अगले 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली में काफ़ी सुधार देखने को मिले,
लेकिन 2011 में अन्ना आंदोलन और 2012 में निर्भया गैंगरेप मामले ने कांग्रेस से जनता का मोह भंग कर दिया। यही वो वक्त था जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के पटल पर उभरी और 2013 चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को उनके ही गढ़ में मात दे दी। इन चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई, जिसके मुखिया बने अरविंद केजरीवाल। लेकिन महज 49 दिनों में ही केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। फिर लगभग 1 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद दिल्ली में साल 2015 में दोबारा चुनाव हुए, जिनमें 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। भाजपा के खाते में आई महज 3 सीटें और कांग्रेस का इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला। लेकिन इस दौरान दिल्ली में साल 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव भी हुए, जिनमें दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा को विजय मिली। खैर, दिल्ली में अब फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शिक्षा, पानी और बिजली पर ये चुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा स्वच्छ पानी, आयुष्मान भारत योजना और नौकरियों का वादा कर रही है। कांग्रेस भी इन चुनावों में पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रही है। खैर, दिल्ली इन चुनावों में किस और करवट लेगी ये तो दिल्ली ही जानती है। लेकिन दिल्ली की इस अदा पर बहादुर शाह जफर का एक शेर जरूर याद आता है। ए वाए इंकलाब जमाने के जोर से, दिल्ली जफर के हाथ से पल में निकल गई। अगर दिल्ली की राजनीति और इतिहास से जुड़ा ये किस्सा आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा आज तक।